हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट की। और हम कवर करेंगे सेक्शन 19 टू सेक्शन 24 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट होता क्या है। तो पहली बात तो ये आपको पता ही होगी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अगर मैं एक जमीन का टुकड़ा बी के फेवर में ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे जितने भी इंटरेस्ट हैं उस जमीन के टुकड़े में, चाहे वो इंटरेस्ट इन पोजीशन हो, इंटरेस्ट इन ओनरशिप हो, interest in using that land ho, interest to be benefited out of all the accretions coming out of the property हो, वो सारे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बी के फेवर में। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी होता है। तो अब अगर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें कि अगर हम प्रॉपर्टी को ऐसे टर्म्स पे ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफरी को कि ट्रांसफरी को सारे इंटरेस्ट इमीडिएटली मिल जा रहे हैं प्रॉपर्टी में, ट्रांसफरी के फेवर में इंटरेस्ट इमीडिएटली स्टैब्लिश हो जा रहा है या उसके फेवर में इंटरेस्ट इमीडिएटली वेस्ट हो जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ट्रांसफरी का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में वेस्ट हो चुका है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एक घर है और मैं ये बोलूं बी को कि आज से ये घर तुम्हारा, आज से ही ये घर तुम्हारा, तो इसका मतलब आज से ही ट्रांसफरी जो कि बी है उसके फेवर में घर के सारे राइट जो हैं वो बेस्टो हो गए, वो एस्टैब्लिश हो गए। पर अगर मैं बी को ये बोलता हूं, अब हम बात करते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट की। अगर मैं बी को ये बोलता हूं कि अभी चल रहा है अप्रैल 2024, अगर मैं बी को बोलता हूं कि अगर 2025 का आईपीएल टाइटल चेन्नई सुपर किंग जीतती है तो ये घर तुम्हारा हो जाएगा, मतलब कि मैंने उसके घर में इंटरेस्ट को कॉन्टिंजेंट बना दिया। मतलब हिज इंटरेस्ट इज नाउ डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। एक फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के होने ना होने पर डिपेंड करेगा कि बी को घर का टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब उसका टाइटल अब कॉन्टिंजेंट है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन चेन्नई सुपर किंग विनिंग द आईपीएल टाइटल इन द ईयर 2025। अगर आईपीएल टाइटल चेन्नई सुपर किंग एक्चुअली जीत जाती है तो अब तक जो कॉन्टिंजेंट था वो उसमें बी के फेवर में वेस्ट हो जाएगा, मतलब सीएसके के जीतने पे बी को घर का टाइटल मिल जाएगा। और अगर ऐसा कभी होता ही नहीं है 2025 में कि सीएसके जीतती है तो उसका घर का टाइटल कभी मिलेगा ही नहीं। मतलब हिज टाइटल इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन स्पेसिफाइड इवेंट। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन वाइज चर्चा करते हैं। सो सेक्शन 19 बात करता है, वो बात करता है वेस्टेड इंटरेस्ट की। ये कहता है कि ये तीन मोड देता है, तीन तरीके देता है जिनमें वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरी के फेवर में क्रिएट होता है। कहता है कि वेयर अपॉन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, पॉइंट नंबर ए, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। अगर किसी के फेवर में प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है बिना टाइम स्पेसिफाई किए कि कब से तुम्हारे फेवर में ये इंटरेस्ट आएगा, तो जिस दिन इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है उस दिन से मान लिया जाएगा कि ट्रांसफरी का वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैं मिस्टर बी को एक घर गिफ्ट करता है गिफ्ट डीड के थ्रू, पर वो गिफ्ट डीड में टाइम मेंशन नहीं करता है कि कौन सी डेट से बी का इस घर के ऊपर टाइटल होगा, कौन सी डेट से ये ट्रांसफर, ये गिफ्ट इफेक्टिव होगा। गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की है, घर गिफ्ट किया गया है, बट बिना टाइम को स्पेसिफाई किए कि कौन सी डेट से गिफ्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तो भी इस केस में भी बी जो ट्रांसफरी है उसका उस घर में आज से ही गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होने वाले दिन से ही वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका वेस्टेड इंटरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट का सिग्निफिकेंस यह है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल होता है। अगर बी मर भी जाता है आज की डेट में तो बी का लीगल एयर अब उस घर पे क्लेम कर सकता है। ठीक है। दूसरा है स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली। अगर किसी ट्रांसफर में ऐसा टर्म, ऐसी बात लिखी गई है कि ये प्रॉपर्टी इमीडिएटली फोर्थविथ ट्रांसफरी को चली जाए, तो ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करता है ट्रांसफरी के फेवर में। जैसे अगर ए बी को बोल दे कि आज से ये घर तेरा, इमीडिएटली आज से ही, अभी से ही ये घर तेरा, तो बी का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इस घर में। अगर बी मर भी जाता है तो भी बी का लीगल एयर जो है वो इस घर का
इस घर के ऊपर क्लेम कर सकता है। तीसरा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन। ट्रांसफर का टर्म ऐसा है, उसमें लिखा गया है, एक ऐसा इवेंट स्पेसिफाई किया गया है जो होगा ही होगा, जैसे कि डेथ। डेथ एक इवेंट है, डेथ सबकी होनी है, मृत्यु सबकी आनी है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा जितना भी प्रोविडेंट फंड है वो मेरे मरने के बाद बी को दे दिया जाए, मेरा जितना भी प्रोविडेंट फंड है वो मेरे मरने के बाद बी को दे दिया जाए, तो मिलेगा बी को कब? मेरे मरने के बाद। बट बी का वेस्टेड इंटरेस्ट आज से ही उस फंड में क्रिएट हो चुका है। डेथ एक इवेंट है विच मस्ट हैपन, डेथ होगी ही होगी। तो अगर मेरे से पहले बी मर जाता है तो बी का लीगल एयर जो है वो उस प्रोविडेंट फंड को मेरे मरने के बाद क्लेम कर सकता है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बी के नाम पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं और कहता हूं कि ये ट्रांसफर इफेक्ट में आएगा 1 जनवरी 2025 से, अभी चल रहा है 2024, 1 जनवरी 2025 से इस घर का मालिक तू हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 एक ऐसा इवेंट है जो होना ही होना है। 1 जनवरी तो आएगी, समय का चक्र तो चलेगा ना, काल चक्र तो आगे बढ़ता रहता है। तो 1 जनवरी 2025 आनी ही आनी है और बी को उसका मालिक बनना ही बनना है। तो अगर डेट, फ्यूचर का डेट स्पेसिफाई किया गया है ट्रांसफर में, तो भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट प्रेजेंटली क्रिएट कर देगा। वो घर का मालिक कब बनेगा? 1 जनवरी 2025 को, बट आज से ही उसमें, उस घर में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है। अगर बी मर जाता है तो उसका लीगल एयर उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। बट ये सब्स्टिट्यूशन, ये हेरिटेबल नेचर ऑफ राइट कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट के फेवर में के केस में नहीं होता है। तो यही बात यहां भी कही गई है कि वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय डेथ ऑफ द पर्सन इवन बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। तो डेथ से वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होता। अब सेक्शन का ये पूरा सेक्शन 19 ही है, बस इसको सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन 4 सिचुएशन हमको ऐसी बताता है जिन सिचुएशंस में वेस्टेड इंटरेस्ट इन्फर किया जा सकता है, ये माना जा सकता है इन चारों सिचुएशन में कि वेस्टेड इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांसफरी के फेवर में। पहला है पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। अगर किसी प्रॉपर्टी को बी के फेवर में, मान लो ए बी के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, बट वो ये कहता है कि जब बी 18 साल का हो जाएगा तब वो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को लेगा। प्रॉपर्टी आज ही ट्रांसफर की है, बट एंजॉयमेंट यानी कि पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी तब मिलेगी उसको जब वो 18 साल का पूरा हो जाएगा। तो यहां बी के फेवर में आज से ही वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। केवल एंजॉयमेंट, केवल उसकी पोजीशन का लेना हमने पोस्टपोन किया है। तो यहां बी के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, भले ही हमने उस प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट पोस्टपोन कर दी है उसकी मेजॉरिटी तक, उसके मेजर होने तक, बट बी का वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है। दूसरा है प्रायर इंटरेस्ट। अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस तरीके से किया गया है कि एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया है, तो भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट का ही सिचुएशन होगा। तो प्रायर इंटरेस्ट का यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया बी को फॉर लाइफ। फॉर लाइफ मींस जब तक बी जिंदा रहेगा तब तक वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही ये मरेगा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी सी के नाम। तो सी से पहले प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बी का है, प्रायर इंटरेस्ट, बट बी का मरना एक ना एक दिन निश्चित है, बी जरूर मरेगा। तो सी का जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, प्रायर इंटरेस्ट की वजह से इफेक्ट नहीं होगा, इसका इंटरेस्ट अभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में। और अगर सी मर जाता है बी से पहले तो सी की जगह सी का लीगल एयर इस प्रॉपर्टी को बी से, बी के मरने के बाद क्लेम कर सकता है। दूसरा है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम। एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इनकम का एक्यूमुलेट होते रहना, इकट्ठा होते रहना। तो अगर मैं एक प्रॉपर्टी को इस तरीके से ट्रांसफर करता हूं, अगर मैं बी को बोलता हूं, एक डायरेक्शन देता हूं कि इस प्रॉपर्टी से आने वाले सारे रेंट को एक्यूमुलेट करते रहो तब तक, जब तक कि मेरा पोता मेरा ग्रैंडसन 18 साल का नहीं हो जाता। जैसे ही वो 18 साल का होगा ये सारा रेंट और ये प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर देना, तो मेरे ग्रैंडसन का आज भी प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है। और लास्ट है कंडीशनल लिमिटेशन। कंडीशनल लिमिटेशन का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट पे एक कंडीशन के थ्रू एक लिमिटेशन लगा दिया गया है। जैसे मैंने घर गिफ्ट किया बी को और बी से ये बोला कि अगर तुमने 6 महीने के अंदर इस घर का पोजीशन नहीं लिया तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। तो एक लिमिटेशन लगी हुई है कि 6 महीने के अंदर बी को मेरे द्वारा गिफ्ट किए हुए घर का पोजीशन लेना है। अगर 6 महीने में पोजीशन नहीं ले पाता तो प्रॉपर्टी सी को चली जानी है। तो कंडीशनल लिमिटेशन लगी होने के बावजूद भी बी का इंटरेस्ट उस घर में
वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा। कंडीशनल लिमिटेशन से वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 सेक्शन 19 का ही एक एक्सटेंशन है और यहां पर सिंप्लीफाइड पॉइंट, 2 पॉइंट्स में सेक्शन 20 लिखा हुआ है। मैं एक बार समझा देता हूं कि जैसे अगर मैं किसी अनबॉर्न के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं, नाउ ट्रांसफर अनबॉर्न के फेवर में कैसे होता है, उसके लिए सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेफर करना पड़ेगा। तो अगर मैंने अनबॉर्न के फेवर में ट्रांसफर प्रॉपर्टी किया है, तो जैसे ही ये अनबॉर्न बॉर्न होएगा, जैसे ही इसका जन्म होगा, जन्म से ही उसका इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, भले ही वो इस प्रॉपर्टी को उसकी पोजीशन लेने के काबिल ना हो। अब एकदम जन्मा हुआ पैदा हुआ बच्चा कहां से पोजीशन लेगा प्रॉपर्टी की, बट उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड ही माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट की। कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट को स्टार्टिंग में ही ब्रीफ में तो एक बार समझा दिया, फिर भी यहां एक बार देख लेते हैं। कहता है वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ अ पर्सन व्हिच विल टेक इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में कब जाएगा उस व्यक्ति का, जब कोई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि अगर अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतती है तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। अगर इंडिया जीतती है, तो जब तक इंडिया नहीं जीत रही है तुम्हारा इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में कॉन्टिंजेंट ही है। अगर इंडिया एक्चुअली जीत गई तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास चली जाएगी, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट इंडिया के जीतने के, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टेड हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट ऐसे क्रिएट किया है दैट इट शैल टेक प्लेस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, देन ये ग्रीन वाले को ग्रीन वाले से मैच कर लो। इन द फॉर्मर केस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जैसे ही वो इवेंट हैपन हो जाएगा वैसे ही प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर प्रॉपर्टी में इवेंट ऐसे क्रिएट किया है दैट a specified uncertain event shall not happen, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगला T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया नहीं जीती तो तुम्हें प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास चली जाएगी। अगर नहीं जीतती है मतलब इवेंट shall not happen, तो जब वो इवेंट इंपॉसिबल हो जाएगा उसका होना, इसको इससे करस्पॉन्ड कर लो, तो जब वो इवेंट इंपॉसिबल हो जाएगा उसका होना तब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। हालांकि यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे इस एक्सेप्शन को समझने से पहले ये जान लीजिए कि अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी ऐसे बोल के ट्रांसफर करता हूं कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी जब तुम 18 साल के हो जाओगे, तो इसमें ट्रांसफरी का इंटरेस्ट वेस्टेड है या कॉन्टिंजेंट है? इसमें इंटरेस्ट कॉन्टिंजेंट है, क्योंकि कोई गारंटी थोड़ा ना ये बच्चा 18 साल तक जिंदा रहेगा, हो सकता है 18 से पहले मर गया तो, है ना। तो पर अगर इसमें एक डायरेक्शन भी लगा दी जाए कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब, पर तब तक तुम्हारे 18 के होने तक जितनी इस प्रॉपर्टी से इनकम जो आ रही है, जो रेंट आ रहा है, वो सारा तुम्हें ट्रांसफर होता जाएगा। तो अगर ये रेंट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर उसको देने की, ट्रांसफरी को देने की अगर एडिशनल कंडीशन भी अगर ऐड हो जाती है तो यहां पर ट्रांसफरी के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो ये तो हमारा कोर सेक्शन 19 एंड सेक्शन 21 वेस्टेड एंड कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है। अब हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे सेक्शंस की जो अलाइड सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 22, 23 और 24 आएंगे। तो सेक्शन 22, 23, 24 ये सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन 20 के ही ऑफशूट्स हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन 22 की। ये कहता है ट्रांसफर टू मेंबर्स ऑफ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज, मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो मिलके एक क्लास को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनको प्रॉपर्टी में अगर वेस्टेड इंटरेस्ट चाहिए तो उनको एक पर्टिकुलर एज को अटेन करना पड़ेगा। जैसे कि ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने 4 बच्चों के नाम, बट विद अ कंटिंजेंसी क्लॉज, बी सी डी एंड ई, ये इसके 4 बच्चे हैं। ये क्लॉज लगाता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर में, कहता है कि जो जो बच्चा मेरा 18 साल की उम्र को अटेन करता जाएगा उसके फेवर में ही प्रॉपर्टी की वेस्टिंग होगी। तो मान लीजिए कि पहले बी और सी 18 साल तक जिंदा रह जाते हैं, ये सर्वाइव कर जाते हैं, फिर ई डी भी जो है वो 18 साल का हो जाता है और ई जो है वो 18 साल का होने से पहले ही मर जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो वेस्टिंग होगी वो खाली बी सी और डी के फेवर में होगी। इनको वेस्टेड इंटरेस्ट 18 साल का होते ही प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। उसके बाद आती है सेक्शन 23 की ट्रांसफर कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ट्रांसफर हो रहा है बट कॉन्टिंजेंसी क्लॉज उसमें लगा हुआ है कि एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट का, इवेंट अनसर्टेन है बट स्पेसिफाइड है, उस अनसर्टेन इवेंट का होना जरूरी है। तो जिसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और उसके फेवर में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और एक कंडीशन ये रखी कि बी के बाद ये प्रॉपर्टी सी को मिलेगी, पर कंडीशन ये है कि सी को अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है बी के लाइफ टाइम में। सी शुड ग्रेजुएट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, पर यहां पर सी कभी ग्रेजुएशन पूरी कर नहीं पाता, उससे पहले कि बी मर जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये पूरी प्रॉपर्टी रिवर्ट होके वापस ए को ही मिल जाएगी, क्योंकि सी ने तो कंडीशन पूरी करी नहीं, वो कभी ग्रेजुएशन पूरी कर नहीं पाया और बी जो है वो मर गया।
इसके ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले, तो प्रॉपर्टी वापस ए के पास आ जाएगी। ये सेक्शन रूल इस रूल को भी प्रमोट करता है दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट गो इन अबेयंस। प्रॉपर्टी किसी ना किसी के हाथ में रहनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का हमेशा ओनर रहना चाहिए। ये बन नहीं सकता क्योंकि इसने ग्रेजुएशन पूरी करी नहीं, इसने कंटिजेंसी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, और बी जो है वो मर गया, तो प्रॉपर्टी वापस ए के पास आ जाएगी। तो यहां पर बोला गया स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। अब उसका ग्रेजुएशन करना ना करना वो तो एक अनसर्टेन इवेंट ही है ना, कर भी सकता है, हो सकता है बार बार फेल होता रहे, नहीं कर पाए। उसके बाद आता है सेक्शन 24, ट्रांसफर टू सच सर्टेन पर्संस एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। ये सेक्शन बात करता है उन लोगों के फेवर में ट्रांसफर की जो एक पर्टिकुलर पीरियड तक सर्वाइव कर जाते हैं और पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल है कि ए जो है वो बी के फेवर में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मिलनी है सी और डी को। सी और डी को ये आधी आधी प्रॉपर्टी बट जानी है। पर मान लीजिए कि बी के लाइफ टाइम में ही डी मर जाता है, राइट? तो बी के मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये खाली सी को मिलेगी, जो सरवाइव कर जाएगा उसको मिल जाएगी। भाई बी लाइफ टाइम तक इस प्रॉपर्टी को रखता, उसके बाद ये प्रॉपर्टी सी और डी में आधी आधी बटनी थी, पर डी जो है वो पीरियड जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो सी के फेवर में वेस्ट करेगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।